नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में बड़ौदा का रण सक चुका है और दिग्गज जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चाहे बात कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, तमाम दलों की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। कौन सा उम्मीदवार उन्हें जीत का स्वाद चखा सकता है, उसकी तलाश में लगातार हर तरकश जोड़े जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा, क्या बड़ौदा में बीजेपी का सूखा खत्म हो पाएगा और क्या कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी, या फिर इनेलो और निर्दलियों का भी कुछ कमाल दिख पाएगा? आखिर किसके हाथ लगेगी बाजी? रणभूमि में आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। हरियाणा में सज गया बड़ौदा का रण। जीत की रणनीति बनाने में जुटे दिग्गज। बड़ौदा में खत्म होगा बीजेपी का सूखा। क्या कांग्रेस बचा पाएगी अपनी साख? इनेलो और निर्दलियों का दिखेगा कमाल। किसके हाथ लगेगी बड़ौदा की बाजी? बड़ौदा के रण में बीजेपी ने सहयोगी जेजेपी के साथ संयुक्त रूप से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अपनी जीत का खाता खोलना चाहती है। सीएम मनोहर लाल विकास के बूते जीत का दावा कर रहे हैं, तो चुनाव में कांग्रेस से 54 साल का हिसाब मांग रहे हैं। वहीं सोनीपत में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर मंथन भी हुआ। मैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव सिर पर आ गया इसलिए आप करा रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब उनके विधायक ने इतने समय तक आज तक यहाँ की चिंता नहीं की, तो उसके बाद जब मैंने घोषित किया कि मैं तब तक यहाँ का विधायक हूं जब तक नया नहीं चुना जाता, तो ये काम कराना मेरा फर्ज है। अगर ये लोग करते विकास का काम, तो हमको फिर अचानक ये जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है, तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम मनोहर लाल को खुली चुनौती दे रहे हैं। हुड्डा कह रहे हैं कि अगर सूबे में इतना ही विकास हुआ है तो सीएम को बड़ौदा से उपचुनाव लड़ना चाहिए। उनका यही है, कोई 6 साल में उन्होंने बड़ौदा में बहुत कुछ काम कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया है। तो मेरे को मंजूर है, 16 तारीख आखिरी नामांकन की तिथि है। मुख्यमंत्री जी आगे भर दें, मैं भी भर दूंगा, फैसला कर दें। जो लोग बड़ौदा फैसला करेंगे मेरे को मंजूर होगा। श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा विधानसभा सीट पर कब्जे के लिए सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के आसार नजर आते हैं, तो इनेलो भी रेस में पीछे नहीं रहना चाहेगी। वहीं निर्दलीय बड़ौदा के रण में ट्विस्ट लाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिर्फ और सिर्फ जीत की तलाश है और जीत का स्वाद रखने के लिए तमाम रणनीतियां तय हो रही हैं। और ऐसे समय में यह चुनाव आ रहा है कि जब लगातार घमासान मचा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच खास करके, और तमाम विरोधी दल जो है वो बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं। तो जेजेपी चूंकि सहयोगी गठबंधन में है, तो इसलिए जेजेपी पर भी लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यह दंगल जीतना वाकई बहुत दिलचस्प होगा, सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन यह क्यों होगा और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत नजर आती है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चुनाव पर अपना असर छोड़ सकते हैं और जिससे पार पाना तमाम दलों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा जरूरी है। तो वहीं मतदाता जो हैं वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के, वो भी अपनी अपनी जगत में तैयारियों में जुटे हुए हैं, और वो भी इस जगत में है कि आखिरकार कैसे प्रतिनिधि का चुनाव हो कि जो इस पूरे क्षेत्र का विकास कर पाए। बेशक दावे जरूर अब भी किए जा रहे हैं कि पहले कांग्रेस की तरफ से कि हमने विकास किया है, एनएलडी की तरफ से भी ये बात लगातार की जा रही है कि हम लोगों ने भी इस क्षेत्र पर लगातार जो है विकास कराने के लिए संघर्ष किया है, विकास कराने में अपनी भूमिका निभाई है। तो वहीं बीजेपी का, जेजेपी का ये दावा है कि मौजूदा शासन में भी इस क्षेत्र पर हम लगातार फोकस कर रहे हैं, विकास कार्य यहां पर करीब किए गए हैं, और आने वाले जो और समय बचे हैं उसके लिए भी हमारे पास विजन है कि हम कैसे इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि हमारे साथ 4 हमारे खास मेहमान जो आज जुड़ने वाले थे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम उनका रुख कर सकते हैं। सबसे पहले ये दर्शकों को बताते चले कि हमारे साथ बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी हैं और हमारे साथ दीप कमल सहारण जी भी हैं। आप जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ मुकेश मल्होत्रा जी कांग्रेस से हैं और अमनदीप जी INLD से हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब ये कह सकते हैं कि जीत के लिए ही सभी पार्टियां जो हैं जोर लगा रही हैं और उसके लिए ही बैठकें चल रही हैं, तमाम बातें चल रही हैं। सवाल जो है पहला महत्वपूर्ण ये हो जाता है प्रवीण अत्रे जी कि बड़ौदा में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको लगता है कि यहां एक ऐसी सीट रह गई है जो मोदी वेव लेंथ में भी नहीं निकल पाई थी, उसके बाद नहीं निकल पाई है और अब इसको किसी न किसी तरीके से निकालना जरूरी इसलिए क्योंकि आप भी लगातार सरकार में हैं और आप ये कह रहे हैं कि चौतरफा विकास कर दिया है। कितनी बड़ी चुनौती ये बड़ौदा आपके लिए? देखिए मनोज, बड़ौदा चुनौती है कांग्रेस के लिए, हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है। और कोई भी चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारी राजनीतिक सोच किसी भी चुनाव को कम नहीं आंकती। हालांकि पहले भी प्रदेश के अंदर जींद में उपचुनाव हुआ था, आपको याद होगा। उस वक्त भी विरोधी राजनीतिक दलों के द्वारा बहुत बड़ी बातें कही गई, बहुत बड़े बयान दिए गए। सच्चाई आपके सामने है कि जींद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया। बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां बड़ौदा के अंदर रही हैं, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर बड़ौदा की जनता ने 3 बार विश्वास जताया, 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को वहां से जितवाया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बड़ौदा की जनता के लिए ना तो पीने के पानी का इंतजाम हो सका, ना बड़ौदा की जनता के लिए सड़कों का इंतजाम हो सका, ना बड़ौदा की जनता के लिए बिजली का इंतजाम हो सका, ना बड़ौदा के युवा के लिए रोजगार का इंतजाम हो सका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार ने बड़ौदा की जनता के लिए स्वच्छ पेयजल का इंतजाम किया। बाकायदा बड़ौदा के अंदर हमारी सरकार आने के बाद अगर वाकई इतना किया मुकेश अग्निहोत्री जी, अगर बीजेपी जेजेपी सरकार ने इतना किया है वाकई, तो आखिर एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों चुनाव लड़ने को बेताब नजर आते हैं, क्यों वो चैलेंज कर रहे हैं बार बार? इसका मतलब यह है कि उनका भी इंटरेस्ट है वहां पर। आप लोगों के पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ इस वक्त संजय भाटिया जी हैं, सांसद करनाल से हमारे साथ। उनके पास एक बार हम जाना चाहते हैं। संजय भाटिया जी का स्वागत करते हैं जी मीडिया पर। और चूंकि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बड़ौदा के रण में आखिर कौन बाजी मारेगा संजय जी, तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि तमाम कवायदों जो अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्या उसमें बड़ौदा बीजेपी के खाते में आती नजर आती है या किस तरीके की रणनीति आप लोग अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि ये शायद कहना मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण होगा कि ये एक ऐसी सीट रह गई है जो अभी तक आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए सीट चैलेंजिंग भी है और हमारे लिए अवसर भी है। कभी भी ये सीट यहाँ पर कमल नहीं खिला। ट्रेडिशनली कई सालों से कांग्रेस के पास या उस समय इनेलो के पास, पहले अन्य दलों के पास ये सीट रही। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपको पहले तो ये जानकारी देना चाहूँगा, और सच्चे दिल से जुड़ते हैं। उन्होंने अन्य दलों को बड़े अच्छे मन के साथ चुना। लेकिन मैं पिछले 1-2 महीने से जब मुझे ये दायित्व मिला बड़ौदा उपचुनाव में जाने का और सोनीपत के जिला प्रभारी होने के नाते, मैंने वहाँ देखा कि लोग स्पष्टवादी हैं, साफ बात करते हैं। और मैंने जाकर उस हल्के की हालत देखी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं अन्य हल्कों के मुकाबले समान विकास मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि नहीं हुआ, पिछड़ कर रह गया। तो 10 वर्ष लगातार सरकार के अंदर कांग्रेस का रहा शासन, वहां श्री किशन हुड्डा वहां पर विधायक रहे रूलिंग पार्टी के, और 5 साल वो अपोजिशन के विधायक रहे क्योंकि रूलिंग में बीजेपी आ गई। तो अनेक लोगों ने मेरे से चर्चा भी की। मुझे लगता है कि आप मेरे से नहीं पूछोगे, मैं खुद ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि उनका कम्युनिकेशन गैप इतना था, उनके अंदर ललक और जनून, वो कभी हल्के से जुड़ ही नहीं पाए। केवल हुड्डा साहब के नाम पर उनको वोट देकर लोगों ने 3 बार लगातार विधायक बनाया। अब 2-3 महीनों के अंदर जाकर जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, हम लोगों से मिले, फ्रीक्वेंटली मिले, बिना इस बात के कि बाई इलेक्शन है और हमने वोट की राजनीति करनी है,
कि वहां की समस्याओं को समझा, चाहे अभी पानी की निकास को लेकर वहां पर खेत डूबे रहते थे, या वहां पर पीने के पानी की समस्या भी बड़ी जबरदस्त थी, और डेवलपमेंट के नाम पर कोई लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं था। जैसे बड़े सालों से एक मांग जनता बुटाना कॉलेज की आ रही थी कि उसको यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या वहां पर मिल की थी या IMT की थी। इतनी जो बातें थी हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। उन्होंने बड़े खुले मन से कि ये कभी भी हमारे पास यहाँ के जनप्रतिनिधि ने आकर इस विकास के लिए, हल्के के लिए कभी बात नहीं की। तो आज लोगों का ये विश्वास बन गया है कि जो भी पर्ची भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में या वहां पर जिम्मेवारी के नाते पर जो भी मैंने उनकी डिमांड को पकड़ा, लेकिन संजय जी से आगे पहुंचाया और उस साहब, पर काम काफी जगह पर काम आप भी कह रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप था, एक्सेप्ट किया आपने, वो दूर करने की कोशिशें शुरू हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने लगातार 6 साल में 650 करोड़ रुपए का विकास कार्य यहां पर शुरू कराया है, उसके लिए विजन लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ौदा का रण आप जीतेंगे कैसे? ये एक चुनाव है, लेकिन मसला पूरे प्रदेश के तौर पर देखा जाएगा। आप देख रहे हैं कि किसान कानून को लेकर कैसा विरोध है, आप देख रहे हैं कि SYL को लेकर गतिरोध बरकरार है, आप देख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता सड़क पर बैठी हुई है लगातार, आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से PTI शिक्षक डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, बार बार बैठक होने के बाद निराश है। कैसे जीतेंगे आप? नहीं, कोई निराशा की बात नहीं है। जब भी बात हमने अब कृषि कानूनों को लेकर जब हम किसानों के बीच में गए, अभी आप कल की हमारी जो ट्रैक्टर यात्रा थी, किसान लेकर आए, वो देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना ज्यादा उत्साह था। लेकिन बात हम अगर लोगों के बीच में जाके करते हैं, खुली चर्चा करते हैं, जो ये 3 कानून बने हैं, हम सीधा किसानों से पूछा कि ये कौन सा कानून आपके विरोध में जाता है। तो जब हमने उनको समझाया कि तीनों के तीनों कानून किसानों के हक में है, अवसर है, कुछ भी किसानों से लिया नहीं जा रहा, जितना कुछ किसानों को चाहे MSP था, चाहे मंडी थी, वो वैसे की वैसे लागू है। इससे और ज्यादा अवसर मिले, हमें और बड़ा बाजार मिले, और हमें अपनी उपज को स्टोर करने की सुविधा मिले, ताकि समय आने पर रेट, क्योंकि जब उपज उतरती है, खेत में से निकलती है, तो उस वक्त उसकी कीमतें लोएस्ट उस पर होती हैं, और जैसे जैसे टाइम जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो वही चीज महंगी होती जाती है। अब उसका ड्यूरेशन टाइम का बढ़ेगा, स्टोरेज बढ़ेगी, और किसान की उपज को ज्यादा दाम मिलेगा। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा दाम मिलेगा। चलिए, आप पर भरोसा कर पाए किसान, ये आपके लिए भी चुनौती है। और कांग्रेस ने, विपक्ष भी लगातार संजय जी इसी बात पर नजर बना रखी है कि आपकी बातों पर कितना भरोसा कर पा रहा है किसान, ये उसकी भी नजर है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिबेट इसी बात पर, हम आज रणभूमि में चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि वाकई जिस तरीके के हालात है, वैसे में क्या सरकार के लिए यहां अपना खाता खोल पाना आसान होगा, और कांग्रेस के लिए भी अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो अन्य और जो प्लेयर्स हैं वो क्या कर पाएंगे। मैं मुकेश जी आपके पास आ रहा था, लेकिन मुझे जाना पड़ा था। क्या ऐसे हालात नजर आते हैं आपके लिए भी कि आप इस सीट को आप इस सीट को कंटिन्यू कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे? क्योंकि नकारात्मक माहौल जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को लेकर, जेजेपी को लेकर के। अभी चुनाव है, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि 100% यहां पर कांग्रेस अपनी सीट जीतेगी, और हर हालत में वहां का मतदाता कांग्रेस पार्टी के साथ है। उसके रीजंस हैं। अगर 50 साल से ज्यादा यहाँ पर विधायक कांग्रेस पार्टी का रहा है, तो लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में और उसके नुमाइंदों में रहा है, और उन्होंने वहां पर विकास के कार्य किए हैं, तो वो दोबारा चुनकर, दोबारा इलेक्ट होकर जो विधानसभा में आए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वहां पर विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य पूर्ण रूप से वहां पर हुए हैं। बाकी कंटिन्यूटी हर चीज में चलती है, जो कमी पेशी रहती भी है वो आगे ही पूरी होगी। दूसरा, किसानों के मुद्दे की भी बात कर रहे थे। किसानों का मुद्दा इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, चाहे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें या उनका मंडियों को लेकर जो उनके दिमाग में शंकाएं हैं, उनको बिल्कुल भी दूर नहीं किया गया। या तो ये एक्ट पास करने से पहले किसानों से बात की जाती कि हम ये एक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या आपके लिए सुविधाजनक है? आप जिस लोगों को, जिस किसान वर्ग को आप वो आप एक देना चाहते हैं कुछ एहतियात के तौर पर या अच्छे के तौर पर, अगर उनको ही वो चीज पसंद नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, अगर वो ये खुद कह रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज को लागू करने का क्या बेनिफिट? जिसको आप चीज देना चाह रहे हैं उसके लिए ही वो चीज सुविधाजनक नहीं है, तो उसमें क्या फायदा है? इसलिए किसान भी बीजेपी के विरोध में है, जेजेपी के विरोध में है। वहां के लोगों की नुमाइंदगी जब भी कांग्रेस पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी के MLAs ने किए हैं, वहां के विकास कार्य भी हुए हैं।
और इस समय मैं आप कहना चाहूंगा कि माननीय कुमारी शैलजा जी जो अध्यक्षा हैं हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और भूपेंद्र नहीं चलिए, आप जो कह रहे हैं वो इतिहास की बात है, आप जो कह रहे हैं वो इतिहास की बात है, विकास हुआ क्या हुआ तमाम, लेकिन मनोहर लाल कह रहे हैं कि हमने तो जो करंट 6 साल है इसमें 650 करोड़ रुपए यहाँ पर हमने केवल यहाँ पर 650 करोड़ दिए हुए हैं ताकि यहाँ विकास बेहतर हो पाए, तो उसके बावजूद बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है ये। अब सवाल ये उठता है दीप कमल जी, अब सवाल ये उठता है कि क्या, सर मैं 1 सेकंड आ जाऊं आपके पास। दीप कमल जी, सवाल ये भी उठता है कि क्या आप अपना दम भी दिखाएंगे साहब, या आप केवल दस्तक हैं, उसके बाद केवल बातों तक ही बात रह जाएगी कि हाँ भाई हम साझा हैं, मिलकर के चल रहे हैं। आपने फिर से सिंबल पकड़ लिया, आपने फिर से सपोर्ट देने की बात की थी, वो अच्छी बात है, आप सहयोगी हैं, गठबंधन है तो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ये भी तो कह रहे थे कि आप अपना भी एक्सपोजर और आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्या माना जाए इसको? देखिए मनोज जी, जब एक उपचुनाव हो रहा है, गठबंधन में सरकार है, तो उम्मीदवार तो एक ही होगा, इसमें कोई ऐसा कोई अवसर हो नहीं सकता कि विपक्षी ताकतों को कोई ऐसा मौका दिया जाए। तो ये स्पष्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री जो कि सरकार के मुखिया हैं और गठबंधन जो है वो सरकार चलाने के लिए है, तो मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो कमल के निशान पर वहाँ पर उम्मीदवार उतारेंगे, और ये विकल्प क्योंकि खुला है, अगर वैसी कोई बात होती कि बीजेपी का ही कोई चेहरा आएगा या कौन आएगा तो ये भी वो स्पष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने फिलहाल सिर्फ सिंबल। सर आपने सुना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बार बार ये सवाल किया गया कि क्या जेजेपी से कोई कैंडिडेट है, क्यों ना ऐसा हो कि सिंबल बीजेपी का जेजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार हो, ऐसी भी कोई कोशिश हो सकती है क्या? लेकिन नहीं, जवाब क्या आया? नहीं, बीजेपी सिंबल। दीप कमल जी, आप लोग भी बड़ा दिल दिखा सकते थे ना, दीप कमल जी आप बड़ा दिल दिखा सकते थे, और इस पर क्या चाहते हैं आप, क्या दिखाना चाहिए था? नहीं, मैं एक्चुअली ये सवाल मेरा अत्रे जी साहब से था। अत्रे जी, क्या इस तरह की इस कवायद जो वहां पर हो रही थी कि भाई आप अगर ऐसा ही है तो जेजेपी को अपनी तरफ से उम्मीदवार लाने देते? एक बार मैं ठीक है, हाँ सहारन जी, हाँ बिल्कुल आप कर लीजिए। ऐसा है मनोज, देखिए सर सहारन जी वो कंप्लीट कर लेते जो बड़ौदा का है वो फिलहाल ये है कि तीन बार जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वहां लोगों ने जिताया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा करके जिताया, क्योंकि 2009 से पहले लगातार 30-32 साल तक वहां पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का जीता नहीं था। 1977 के बाद से वहां पर हमेशा लोकदल का उम्मीदवार जीतता था लगातार 30 साल तक, और उसके बाद 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री बन चुके थे उसके बाद वहां पर उम्मीदवार जीता उनका पहली बार, और उसके बाद फिर उसी उम्मीदवार को दोबारा वोट दिए और फिर अब तीसरी बार भी उसी उम्मीदवार को वोट दिए सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्या किया वहां पर, वो एक बार बता दें कि उनका जो हलका था गढ़ी सांपला किलोई या जो रोहतक शहर है वहां के पर कितना खर्च किया पिछले 10 साल में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, और बड़ौदा में कितना किया, एक बार खुलकर बता दें ये बात। और मैं ये मानता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी वक्त चुनाव हार गए जब उन्होंने ये कह दिया कि यहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर आ जाएं और मैं चुनाव लड़ लेता हूं उनके सामने। वो हार गए ये बात कहते ही। अगर उनमें इतना अच्छा अपने काम को लेकर आत्मविश्वास है तो ये बात जींद उपचुनाव के वक्त भी तो कह देते, एक दिन किसी और जगह कुरुक्षेत्र आकर कह दीजिए, यमुनानगर आकर कह दीजिए, फतेहाबाद आकर कह दीजिए, कहीं आकर कह दीजिए। अपने घर में बैठकर ये बात कहना यानी वो नैतिक रूप से चुनाव हार गए, कभी नहीं हो सकता ये चीज। ठीक है, और अगर उनमें हिम्मत होती तो उन्होंने गोहाना की, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनका टेक ले लूं मैं, मुझे अमनदीप जी के पास भी जाना है। दीप कमल जी प्लीज। गोहाना में एक रैली हुई थी मनोज, उस रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वो गोहाना से चुनाव लड़ेंगे। पहली चीज तो ये है, और नहीं लड़ा उन्होंने। कांग्रेस के प्रवक्ता से जब सवाल पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी पूरी बात में कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी नहीं लिया। और महत्वपूर्ण अगर मैं कांग्रेस के संदर्भ में बात करता हूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ौदा चुनाव में स्थिति वो है जो हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि तू कौन मैं खाम खा, वो वाली स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। अगर आपने राहुल गांधी की जो ट्रैक्टर यात्रा लेके राहुल गांधी आए थे वो वीडियो देखी हो जहां पे दीपेंद्र हुड्डा चाहते थे ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ना और राहुल गांधी ने उनको रोक दिया और सुरजेवाला को नीचे से बुला के स्टीयरिंग पकड़ाया, तो आप समझ सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के अंदर स्थिति तू कौन मैं खामखा वाली है। वो स्वयं को अपने आप को केवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को कहीं गिन ही नहीं रही है, कहीं मान ही नहीं रही है। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने यहाँ पे जिक्र किया था जब बात कर रहे थे, देखिए आप बीच में ना बोलिए भाई साहब, आपका मुकेश जी बीच में ना बोलिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा।
देखिए हो ये रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा के जनता का वोट लेते रहे बरगलाके के इलाके की चौधर, लेकिन जनता को दिया कुछ नहीं। चौधर किसकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की और उनके परिवार की। आज भी हुड्डा साहब 2 MP के चुनाव पिता पुत्र दोनों हार चुके हैं, उसके बावजूद इस कोशिश में है कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दे। मतलब परिवार से बाहर वो जा नहीं पा रहे। कांग्रेस हाईकमान उनको कुछ समझ नहीं रहा, वो उनको तवज्जो नहीं दे रहा। आसार वाकई बहुत कांटे के नजर आते हैं, जोर आजमाइश बहुत जबरदस्त दोनों तरफ से है, ये बात समझ में आती है। मैं एक बार अमनदीप जी के पास जाना चाहता हूं। अमनदीप जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं, पार्टी में गुटबाजी, लेकिन फिर भी दावा पेश जारी है। बीजेपी जेजेपी का दावा यह है कि हमने जो विजन दिया है, जो हमने काम किया है, उसके आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। अमनदीप जी, क्या INLD की क्या जोर आजमाइश, INLD की तरफ से क्या विजन यहाँ बड़ौदा के लोग? INLD को जो समर्थन बड़ौदा विधानसभा की जनता ने दिया, केवल मात्र एक ही पार्टी है जिसके नेता को पूरे 54 गांवों के अंदर लोगों ने स्वीकारा है, और हम पूरे के 54 गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जनसभाएं कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के घरों में वो जा चुके हैं। ये जो जितनी भी पार्टियां आपके पास बैठी हैं, ये भी आई थी मैदान के अंदर बड़ौदा के अंदर, लेकिन इन्होंने अपनी हार को देखते हुए वहां से मैदान छोड़ दिया है और दोबारा कन्विंसिंग करने ये नहीं आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, अभी आप भाटिया जी का बयान ले रहे थे, वो खुद स्वीकार रहे हैं कि पर्ची अब बड़ौदा की चलती है। जब ये सरकार कहती है कि पर्ची ना खर्ची, अब पर्ची चलने लगी बड़ौदा की, तो यानी कि पहला लक्षण, वो हार रहे थे, पर्चियां भी अब चला रहे हैं। कल की रैली पे जो सोशल मीडिया पे आपने भी वीडियो देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी की कितनी ज्यादा भद पिटी। खुद जो रैली में किसान ट्रैक्टर लेकर अगर कोई आया भी था, उन्होंने बताया कि हमें बरगलाकर लाया गया, हम समर्थन में नहीं है। तीसरी बात, संजय भाटिया जी को आपने देखा कि कृषि बिलों के ऊपर वो किसानों को धमका रहे थे। तो ये जो हालात हैं, और संजय भाटिया जी को वहां से पता लगा कि भाई कि बड़ौदा के अंदर आपकी हार निश्चित है, तो दूसरे को एक प्रभारी बनाना पड़ा। अब दूसरी बात आती है कांग्रेस की, वो ठीक है, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चलेगी। अरे वो चलेगी, शायद टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दे दें वहां पर, लेकिन जो जींद में सुरजेवाला के साथ हुआ, वो बाकी टीम चाहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहीं पर हराएं बड़ौदा के अंदर। इसलिए कांग्रेस नहीं जीतने वाली। केवल मात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल इसलिए भी है, आप आज का उदाहरण लीजिए, जनता ने, मैं फिर से कह रहा हूं कि 54 गांवों की जनता ने बड़ौदा की केवल एक ही मात्र नेता कवर। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए अमन जी। देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं मनोज, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि एक मिनट को चुप करा लीजिए, मजा नहीं आएगा क्योंकि बात आपस में मैच नहीं करेगी। अमन जी थोड़ा सा एक मिनट चुप करा लीजिए। अमन जी थोड़ा सा सुन लीजिए। अरे मनोज एक बार चुप करवा दीजिए इनको, हो गया भाषण, हो गया अमन जी, अमन भाई हो गया। देखिए जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल की मात्र कोशिश अपने अस्तित्व को साबित करने की है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये इंडियन नेशनल लोकदल के नेता भी जानते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी जानते हैं कि बड़ौदा के अंदर अभी केवल अस्तित्व को खोजने की कोशिश है, और वो हर राजनीतिक दल करता है, वो कोशिश करना भी चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं है किसी को। लेकिन जहां तक बड़ौदा विधानसभा के चुनाव की बात है, देखिए कांग्रेस जो है, आज स्थिति यह है कि बड़ौदा की जनता कांग्रेस से सवाल पूछती है कि साहब हमने आपको 3 बार विश्वास करके वोट दिया, लेकिन आप हमें पीने का पानी नहीं दे सके, साहब आप हमें सड़कें नहीं दे सके, हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं दे सके, हमारी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं दे सके। आप हैरान होंगे, हरियाणा प्रदेश को बने 54 साल हो गए और बड़ौदा की जनता के पास मात्र एक जनता कॉलेज, वो भी प्राइवेट था, जो लोगों ने, संस्था ने बनाया था, आज तक वो कॉलेज नहीं दे सके। ये वो सरकार है जिसने 2 कॉलेज बड़ौदा की जनता को देने की बात की, IMT बनाने की बड़ौदा के लिए बात की, जिससे बड़ौदा के युवा को रोजगार मिले। अच्छा एक 10 सेकंड का जवाब मुझे चाहिए दीपकमल सहारण जी। तमाम जो जेजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो सब उतर जाएंगे, बिल्कुल एकजुट होकर के सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं, आप उम्मीदवार मैदान में आने दीजिए, नामांकन होने दीजिए, देखिएगा कि जेजेपी का एक जो उस क्षेत्र का कार्यकर्ता है और जो हमारे प्रदेश स्तर के नेता हैं, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी आपको बड़ौदा में नजर आएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। जो भी उम्मीदवार दोनों दल मिलकर तय करेंगे
उसको जीत की दहलीज तक लेकर जाएंगे। ये कोई शक सवाल नहीं है। दरअसल इसलिए था क्योंकि कुछ उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। तो क्या वाकई एकजुटता और एकटूटता नजर आती है जो कि इस बड़ौदा के रण में बीजेपी और जेजेपी की नजर आएगी, और जो टक्कर कांग्रेस की तरफ से आपको मिल रही है या आईएनएलडी जो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है, उसका मुकाबला करना आपके लिए आसान होगा या नहीं, किस तरीके से आप टैकल करेंगे? जी नहीं, ठीक है, सबके अपने दावे हैं और जो एक्चुअल जनादेश है वो आप सबको और हम सबको पता है कि किसके हाथ में है, और उनको फैसला लेने देते हैं कि वो आइडियल तरीके से किसको अपना प्रतिनिधि चुनने को तैयार हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में शामिल रहने के लिए। तो बड़ौदा का रण जो है वो सजा हुआ है और इसमें नए नए लगातार मोड़ सामने आ रहे हैं, पहलू सामने आ रहे हैं, और तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आप तक अपडेट भी लाते रहेंगे। आज के इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।